नमस्कार दोस्तों आप सभी का सिविल पांडा के YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिविल पांडा का YouTube चैनल आप सभी के लिए हिंदी का जो 5वां प्रश्न पत्र होता है उसकी निरंतर रूप से क्लासेस संचालित कर रहा है। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों, समास के दो टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। एक होगा अपना बहुब्रीहि समास और दूसरा होगा दोस्तों कर्मधारय समास। दो टॉपिक्स का आज हमको आज की क्लास में अध्ययन करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जो समास की हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं, तो पहले क्लास से हम लोगों ने अध्ययन किया था समास क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इन चीजों का अध्ययन किया था। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि समास सदैव पदों के मध्य होती है। किसके मध्य होती है? समास सदैव पदों अथवा शब्दों के मध्य होती है। इसमें वर्णों का कोई भी रोल नहीं होता है। पूरी की पूरी कौन भूमिका अदा करता है? शब्द अदा करते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने आगे देखा समास में कि समस्त पद क्या होते हैं, समासिक पद क्या होते हैं। समास क्या है कि पदों को जोड़ने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, और समास की प्रक्रिया के फलता जो पद बनता है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। इसी के बाद हम लोगों ने आगे देखा था कि समास में दो प्रकार के पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। इसी आधार पर हमने देखा कि प्रधानता और द्वितीयक या गौण के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं। जब आगे बढ़े दोस्तों तो हम लोगों ने उसके बाद वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कौन कौन से दो समास का अध्ययन किया था। पहले अव्ययी भाव समास थी, दूसरी तत्पुरुष समास थी। तो अव्ययी भाव समास से हमने लोगों ने उसकी परिभाषाएं देखी थी, पहचान देखा था। पहचान में देखा था दोस्तों, यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो या समस्त पद में उपसर्ग जुड़ा होता है। क्या जुड़ा हो? उपसर्ग जुड़ा हो, तो वो जो शब्द होते हैं उसमें अधिकांशतः 99% संभावना यही होती है कि वो जो शब्द दिए गए शब्द हैं वो किस समास के उदाहरण होंगे? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम लोगों ने तत्पुरुष समास का अध्ययन किया था। तत्पुरुष समास से हमने एक बात पूर्ण परिभाषा में ध्यान दिया था कि समस्त पद में विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने आगे देखा समस्त पद में विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसके बाद आगे हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि तत्पुरुष समास के वैसे दो प्रकार हमने देखे थे। पहला होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा होता है व्याधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेदों को हमने कहा था दोस्तों कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। और जो कितने हुए थे दोस्तों? कारक हमने देखे थे 8 प्रकार के कारक थे, परंतु कारक के आधार पर जब हम तत्पुरुष समास देखते हैं तो हमें 6 प्रकार पता चलते हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार पता चलते हैं कि कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा था समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसको हमने कहा था इसके अंतर्गत कौन सी होती है? कर्मधारय समास आती है। तो कर्मधारय समास को दूसरा नाम दिया जाता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास क्या होती है, कर्मधारय समास क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। क्या पढ़ेंगे? बहुब्रीहि और कर्मधारय समास क्या होती है, ठीक, इनकी पहचान कैसे, उदाहरण कैसे, किस प्रकार से बनते हैं और इन दोनों के मध्य क्या अंतर होता है। तो चलिए बिना विलंब किए आज की हेडिंग हम लोग डालते हैं। हेडिंग डालते हैं दोस्तों। तो हेडिंग हमारी कौन सी है आज की? पहले हेडिंग है दोस्तों बहुब्रीहि समास। पहले हेडिंग है अपनी दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास जब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, किस पे आते हैं? थोड़ा सा पुरानी क्लासेस में हम लोग जाते हैं। तो पुरानी क्लासेस में हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं दोस्तों? यहाँ पर आप गौर से बात सुनिएगा। पुरानी क्लास में हम लोग गए थे तो बहुब्रीहि समास को हमने वो जो 4 प्रकार थे पदों की प्रधानता के आधार पर, उसमें हम लोगों ने इसे रखा था। इस समास को किसमें रखा था? उसमें हम लोगों ने रखा था पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास के प्रकार थे। तो उसमें हमने देखा था कि इस समास में दोस्तों दोनों सभी पद, दोनों पद क्या होते हैं? पूर्व और उत्तर पद क्या होते हैं? दोनों पद अप्रधान होते हैं और मिलकर कोई जो अन्य पद होता है या तीसरा पद होता है वो होता है प्रधान। यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात ये दोस्तों क्या है? गौर करने वाली बात आपकी यहाँ पर यह है कि जब भी आप इसकी परिभाषा बनाएं तो आप कुछ बातों को ध्यान रखें। क्या? कि यहाँ 2 यौगिक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? 2 यौगिक शब्द होते हैं। वो शब्द जुड़कर अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से क्या होते हैं? 2 अलग अलग शब्द होते हैं, वो जुड़कर यौगिक, इन्हें हम कह देते हैं बाद में योग ऋण कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो 2 अलग अलग शब्दों से जुड़कर मिलकर बने होते हैं और
बहुत सारे अर्थ प्रदान करते हैं, बहुत सारे अर्थ उनके होते हैं, परंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के प्रति रूढ़ हो जाते हैं। मतलब उनका नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार के का प्रतिबिंब बनने लगता है, एक विशेष प्रकार का छाया चित्र या चित्र बन जाता है। तो यदि ऐसा आपके साथ कभी हो जाए तो आप समझिएगा बहुब्रीहि समास। यहाँ से परिभाषा में देखते हैं दोस्तों, सिंपल सा, क्या आप 2-3 तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। लिखने से पहले आप सुन लीजिए, समास का वह भेद या वह समास जिसके समस्त पद के सभी या दोनों पद अप्रधान एवं कोई तीसरा अथवा अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। एक तो सिंपल हो गए। या वह समास जिसके समस्त, वह समास जिसका समस्त पद अपने अनेक अर्थों में से किसी विशेष अर्थ की ओर उन्मुख होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये अनेक प्रकार से आप परिभाषा इसकी बना सकते हैं। एक नॉर्मल से एक परिभाषा लिखते हैं, समास का वह भेद जिसमें समस्त पद के दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? समास का वह भेद जिसमें समस्त पद के दोनों पद अप्रधान होते हैं एवं तीसरा, ये ब्रैकेट में लिख सकते अन्य पद प्रधान होता है। ठीक, यहीं से एक चीज और समझ सकते हैं, जब वो हमने क्या कहा दोस्तों, जो पद होते हैं अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग उनके अर्थ होते हैं, जुड़कर बहुत सारे अर्थ दे सकते हैं, लेकिन किसी एक विशेष अर्थ के प्रति रूढ़ हो जाते। मतलब आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर एक और परिभाषा बना सकते हैं, समास का वह भेद जिसमें समस्त पद के सभी पद विशेषण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? विशेषण का कार्य करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा, आप ये भी लिख सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप यही परिभाषा लें, ये सबसे सरल परिभाषा होती है कि दोनों पद अप्रधान, तीसरा तो अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे हम सीधे यहीं पर लिख रहे हैं, जैसे लिखा दोस्तों हमने, चंद्रशेखर, ये आपकी हो गई बहुब्रीहि समास की परिभाषा। अब अपन बहुब्रीहि समास के उदाहरण और इसको समझने का प्रयास करें कि हम इसको पहचानें कैसे। तो चलिए दोस्तों, लिख लिया आप सभी ने, परिभाषा लिख ली होगी। ठीक, बहुब्रीहि समास की विशेषताएं भी अपन लिख सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए बहुब्रीहि समास की 3 विशेषताएं लिखिए, तो वो विशेषताएं भी आप देखेंगे अभी, लेकिन पहले इसका अभ्यास देखते हैं। और इसमें एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अच्छी चीज है पहचानने के लिए कि एक तो आपको शब्द सुनते ही आपके मन मस्तिष्क में किसी का प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा, किसी का छाया चित्र आपको समझ में, वो राक्षसों का भी हो सकता है, दानवों का भी हो सकता है, ईश्वरों का भी हो सकता है, देवी देवताओं का भी हो सकता है। बस उनका एक प्रतिबिंब आपकी नजरों के सामने दृष्टिगत होना चाहिए। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से आप जैसे करते हैं, और इसको सबसे महत्वपूर्ण इस समास को समझने के लिए आपको पर्यायवाची याद होना चाहिए। जैसे एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत, एक है दंत जिसका। तो अब यहाँ पर हमने एक दंत का हम सुनते हैं हमारे दिमाग में गणेश जी आ गए। तो ईश्वर के जितने भी पर्यायवाची होते हैं भगवानों देवी देवताओं के नाम के, वे सभी प्रायः किसमें होते? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते। जैसे लिखा हमने एक दंत दयावंत चार भुजाधार, जिसको जो 4 भुजाओं को धारण करता। या और एक इसके अलावा क्या है, गज के जैसा सिर होने का इन्हें कहते हैं हम गजानन।
विघ्नहर्ता, ठीक। तो एक दंत आ जाए, गजानन आ जाए, बड़ा पेट होता है, लंबोदर। अब जैसे हमने कहा था दोस्तों, पूरा का पूरा पद विशेषण की भांति कार्य करता है, तो आप यहां से समझिए। अब एक दंत उनकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। जिसके एक दंत हो वो कौन है, वो है कौन, श्री गणेश। कौन है, श्री गणेश। लंबोदर, उधर के पूरे की पूरा लंबोदर क्या होगा, पूरे की पूरी उनकी विशेषता हो गई कि उनका पेट बड़ा होता है, ऐसा पेट होता है, तो इस कारण से हम क्या कहते हैं, लंबोदर। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे गज के जैसे अमुक, उनकी वो विशेषता हो गई ना। जैसे कोई काला होता है तो कालिया कह देते, तो कालिया का विशेषता हो गई, पूरे की नहीं हो गई। तो यहाँ पर इसी प्रकार से दोस्तों ये जो गजानन है, गजानन उनकी विशेषता है कि गज के समान इनका आनन है। इसलिए हमने कहा दोस्तों, यहाँ से एक पहली विशेषता आपने निकाल ली कि क्या होता है, संपूर्ण पद ही क्या होता है, संपूर्ण पद विशेषण की भांति कार्य करता है। क्या हो गया, संपूर्ण पद ही विशेषण होगा। अब इनका सुनते ही आपके दिमाग में गणेश आ गए, ठीक। जैसे एक हमेशा आप उदाहरण सुनते हैं दशानन, लंकेश, लंकापति। अब ये सब कौन है, ये सभी आपके रावण के पर्यायवाची हैं, है कि नहीं। लंकेश, तो लंकेश का नाम सुनते ही आपको, लंका के कितने भी राजा बने हो प्रभु, देखिए आपके इनके जो छोटे भाई थे, अनुज जो थे, रावण के अनुज भ्राता, जो उनका क्या नाम था, विभीषण। विभीषण भी लंका के राजा बने, लेकिन लंकेश सुनते ही आपके दिमाग में क्या बातें आती हैं, सीधे आपके दिमाग में वो 10 सरों वाला रावण दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है, 10 स्वरों वाला रावण दिखाई देता है। तो यहाँ आपने देखा, फिर जैसे ही आपने कहा लंकापति, लंकापति लंका के जो है के पति हैं, वो कौन है, वो है रावण। इसी प्रकार आप जब दशानन की बात करते, दशानन कितने के भी दशानन होता, लेकिन दशानन के नाम सुनते ही आपको फिर वही दिखाई देने, लंकेश दिखाई देने लगे। इसलिए यहाँ पर देखिए उसकी विशेषता थी, वो दशानन था नहीं, दशानन उसकी विशेषता थी रावण की। इसीलिए हमने कहा कि संपूर्ण पद ऐजा विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार जब हम शंकर शिव जी की बात करते हैं तो देखिए उनकी विशेषता क्या, उनके सिर पर देखिए, आप देखते होंगे सिर पर ऐसे चंद्र बैठे होते हैं, तो उसी कारण से उन्हें कहा जाता है चंद्रशेखर। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्र है शिखर में जिसके, अर्थात वो कौन है, शिव। चंद्रशेखर के बाद चंद्रचूड़, ठीक। चंद्रमौली, मौली का मतलब होता है दोस्तों मस्तिष्क। चंद्र है मौली में जिसके, वो कौन है, वो है शिव जी। कौन है, शिव है। तो इस प्रकार से जब आपसे पूछा जाए तो ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, शिव के पर्यायवाची होते हैं। तो भगवान शिव के जितने भी पर्यायवाची हैं दोस्तों, वो क्या कहलाएंगे, वो किसके समाज के अंतर्गत आएंगे, वो सभी आपके आएंगे बहुब्रीहि समास के उदाहरण। चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, आशुतोष। आशुतोष का मतलब जो शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए। और ऐसा आपने हमेशा सुना होगा, भगवान शिव ऐसे हैं कि बस श्रद्धा से उनकी भक्ति कीजिए, चाहे उनके साथ किसी भी प्रकार का कार्य कीजिए, वो हमेशा आपको प्रसन्न रहे। उनकी पूजा के लिए कोई इतने प्रपंच नहीं होते, कर्मकांड नहीं होते हैं, आप नित्य उनके दर्शन मात्र करते, निमित्त करते रहे तो भी वो आपसे प्रसन्न हो जाते, इसलिए उन्हें कहा जाता है आशुतोष। जैसे कहा जाता है दोस्तों कि भस्मासुर ने की प्रतिज्ञा, प्रकट हुए वरदानी। भस्मासुर को भी वो दे देते हैं वरदान कि आप जिसके सर के ऊपर हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर, इन्होंने सोचा विचारा कुछ भी नहीं, उल्टा वरदान जैसे ही दे दिया तो भस्मासुर इनके पीछे ही चल दिया कि आप प्रैक्टिकल करूंगा, वास्तविकता पहचानूं कि आपका वरदान में सत्यता है कि नहीं। तो खुद जाते हैं और क्या रखते, शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए, क्योंकि वरदान था। तो इस वरदान की स्टोरी आप लोग सुनते रहिएगा। तो शिव, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं दोस्तों, समझ में आया। उनकी विशेषता हो गई चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, आशुतोष, इस कारण से कहा है वो शिव। पूरा का पूरा पद विशेषण का कार्य किया कि नहीं किया। इन सेम वे कुछ उदाहरण और हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों शैलजा। क्या काम ने, शैलजा, शैल से उत्पन्न होने वाली। जा का मतलब देखिए, जा में जा का मतलब होता है दोस्तों जन्म।
जा का मतलब क्या होता है? जन। अब जब बड़ा जा मतलब वो कोई लड़की है, छोटा जा मतलब कोई लड़का होगा, ठीक। जलज जैसे होता है पंकज। अब जब ये कन्या तो कौन है? शैलजा, शैलपुत्री जिसे कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन? अभी नवरात्रि भी आने वाले, तो आप लोग हमेशा इसको ध्यान देंगे, शैलपुत्री। क्यों दोस्तों? नौ दुर्गा आने वाली, नवरात्रि में जो 9 देवियों का अंकन होता है, 9 देवियों का हम पूजा करते हैं, उनमें से एक होती है शैलपुत्री या शैलजा। और शैलपुत्री किसकी है? पार्वती का रूप है। इसलिए 9 दुर्गा दोस्तों पार्वती का ही रूप है। 9 माताएं किसके हैं? किसका रूप है? माँ पार्वती, माता पार्वती के ही रूप है। तो शैलजा, शैलपुत्री करते ही हमारे दिमाग में किसका आ गया? पार्वती का, शिव जी की जो पत्नी है उनका चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत होने लगता है। इसी प्रकार दोस्तों षडानन, षडानन जैसे कहा तो आपके 6 हैं आनंद जिसके, तो षडानन किसे कहा जाता है? षडानन कहा जाता है दोस्तों कार्तिकेय। ठीक, ये तो हो गया कुछ ऐसे। अब मान लीजिए आपका पूछ लिया गया चतुरानन, तो चतुरानन आप अंदाज है चतुरानन किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मा कहा जाता है। पंचानन शिव को कहा जाता है। ठीक, तो आपके दिमाग में बैठ गए। अब जैसे कुछ कठिन से, जैसे वज्रांग में आप ध्यान ना देंगे, कुछ कठिन से उदाहरण देख रहे हैं। वज्रांग, वज्रांग कौन कहलाता है? वज्र के समान अंग है जिसके, अर्थात वो कौन है? वज्र के समान अंग। आपने ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, ये महाबली महावीर बजरंग राम भक्त कौन है? बजरंगबली। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और आते जो आप गलत कर सकते हैं, वो होता मनोज, मनमत, रतिपति। अब ये रतिपति और सूचीपति को लेकर हम लोग गलत को संशय में आता है। तो सूची, माता सूची जो थी दोस्तों वो इंद्र की पत्नी थी, जिसे हम इंद्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र की पत्नी का नाम था सूची। ठीक, तो सूची के पति हैं जो, वो कौन है? वो है आपके इंद्र। देखिए दूसरे का है ना प्रतिबिंबन ना, यहाँ पर आपकी कौन से हो गई? बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार मनोज, जा मतलब जन्म लेना होता है। मन में जो जन्म ले, क्या हो दोस्तों? मन में जो जन्म ले, तो मन में कौन जन्म लेता है? काम वासना जन्म लेती है, अर्थात कामदेव का जो जन्म होता है कहाँ होता है? मन में होता है। तो मनोज कौन है? कामदेव का पर्यायवाची। मनमत, मन को जो मथ दे, मन को जो मथ दे, तो कौन मथेगा? वो मथने का काम कामदेव करते। इसी प्रकार रतिपति, कामदेव की पत्नी का नाम था दोस्तों रति। तो रति के हैं जो पति, वो कौन है? कामदेव। इनका नाम सुनते ही हमें कामदेव के बारे में संशय में पता चलने लगता है। इसलिए इन सभी में कौन सी है? बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार यदि आप आगे देखते हैं, रेवती रमण, रमण का मतलब होता है प्रेम। तो रेवती के साथ रमण जो करते हैं वो कौन है? तो आप जब रेवती रमण सुनेंगे तो आपके सम्मुख इनका प्रतिबिंब बनने लगता है, हलधर का। किसका बनने लगता है? हलधर का प्रतिबिंब बनने लगता है। तो हलधर देखा आपने, हल को धारण करते हैं जो, वो कौन है? वो होते हैं आपके श्री कृष्ण के भ्राता श्री। कौन है वो दोस्तों? बलराम। ठीक, अब इसी प्रकार यदि आप आगे जब देखते हैं तो आप कृष्ण के कुछ पर्यायवाची देखते होंगे। इसमें शब्द पर ध्यान रखिएगा, पीतांबर। अब इसे 2 प्रकार से हम लोग विग्रह करते हैं, आगे इस समास में हम देखेंगे कर्मधारय में, जिसे हम तोड़ देते हैं। पीत धन अंबर, पीला है, अंबर मतलब होता है दोस्तों वस्त्र। पीत है जो अंबर, एक तो ये हो जा सकता है। दूसरा यदि आप तोड़ेंगे तो आप कहेंगे पीत है अंबर जिसका। अब चूंकि आप ये पीतांबर देखते ही आपके चेहरों में एक प्रतिबिंब बना होगा, वो प्रतिबिंब होगा श्री कृष्ण का, या वो प्रतिबिंब होता है विष्णु जी का। ठीक है, प्रभु श्री कृष्ण या श्री विष्णु का प्रतिबिंब होता है। तो आपने पीतांबर शब्द सुनते ही क्या हुआ? किसी न कोई प्रतिबिंब, किसी न किसी की छायाचित्र आपके नजरों के सामने दृष्टिगत होने लगे। तो इस कारण से इसमें कौन सी समास हो गई? इसमें हो गई आपकी बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार इन्हें क्या कहा जाता है? श्रीस कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग?
श्रेयस कहते हैं। श्रेयस अर्थात श्री के जो ईश है, श्री मतलब श्री किसका पर्यायवाची, पार्वती का। तो पार्वती कुछ पर्यायवाची आप देख सकते हैं, श्री, रमा, कमला, कमलासना, पद्मा, पद्मासना, सिंधुजा, सिंधुसुता, विष्णु प्रिया। तो अभी श्री के पर्याय, श्री के जो ईश है, तो श्री के ईश कौन है, श्री के ईश आपके विष्णु जी हैं। इसी प्रकार आप जितने भी श्री कृष्ण के पर्यायवाची आपको पता चल जाए, जैसे गोपाल, गाय, गौ का पालक है जो कौन है, वो ग्वाला है, और ग्वाला अर्थात श्री कृष्ण है। तो जब गोपाल भी आ जाए तो उसमें भी आपकी कौन सी समास हो जाएगी, बहुब्रीहि समास हो जाएगी। ठीक, ये तो आपके साधारण से पूरे उदाहरण हो गए। इसके बाद एक उदाहरण ऐसा है दोस्तों, जैसे हमने कहा पंकज, क्या कहा, पंकज। अब पंकज में कौन सी हो जाएगी बहुब्रीहि समास, देखिए जा अभी हमने चर्चा की, छोटा जा मतलब किसी ना किसी पुरुषवादी के लिए है ना, पुरुष के लिए होता है। तो अब जब पंकज जा मतलब जन्म लेना होता है, पंख का मतलब होता है कीचड़, क्या होता है, कीचड़, और जा मतलब हो गया जन्म। ठीक, अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि पूरा का पूरा पद विशेषण होता है, और दूसरी चीज चर्चा ये की थी हमने कि दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है, और वो जब जुड़ते हैं ना तो बहुत सारे अर्थ प्रोवाइड कराते हैं, विभिन्न प्रकार के अर्थ देते हैं, मल्टी डायरेक्शन अर्थ देते हैं। और वो जो अर्थ होता है दोस्तों, इतने सारे अर्थों में से कोई एक विशेष अर्थ के प्रति वो रूढ़ हो जाते, स्ट्रिक्ट हो जाते कि नहीं आपको यही च मानना है, क्या करना है, ये च वाला मानेंगे, बाकी सब हटा देंगे। तो जब हम पंकज की बात करते हैं तो कीचड़ में जन्म, अब कीचड़ में जब जन्म लेने की हम बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं सिंघाड़ा भी उसी में होता है कि नहीं होता, मछली भी कीचड़ में ही होती है, मतलब पानी में ही होती है। इसी प्रकार सीपी भी उसी में होती है, मोती भी उसी में होते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी वहां पर निवास करती, कीचड़ में ही जन्म लेती हैं, उनका पूरा जीवन चक्र उसी में समाप्त रहता है। परंतु क्या हम उनको पंकज कहते हैं, नहीं कहते। इसका मतलब क्या होता है, पंकज सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कमल, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दोस्तों पंकज में कौन से समास हो गए, बहुब्रीहि समास। मतलब शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में जब भी किसी का प्रतिबिंब दृष्टिगत होने लगे, आपकी नजरों के सामने वही चीजें दिखाई देने लगे, तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे दोस्तों उस शब्द में बहुब्रीहि समास होते। तो यहाँ से आप किसी विशेषताएं आपसे पूछ लिया जाए तो आप 3 विशेषताएं लिख दिया, समझ में आ गया बहुब्रीहि समास कैसे आप करेंगे। ठीक, अब हम इसके आपसे मेन से पूछ लिया जाए कि बहुब्रीहि समास की 3 विशेषताएं लिखिए। क्या पूछा गया, कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहले तो आप सिंपल सा एक लिख दे देंगे, क्या, समस्त पद के सभी पद अप्रधान, समस्त पद के सभी पद या दोनों पद, बेसिकली अपन दोनों पद ले, समस्त पद के दोनों पद अप्रधान। ठीक, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, समस्त पद विशेषण की भांति कार्य करता है, समस्त पद विशेषण की भांति कार्य। और तीसरा और आखिरी जो पॉइंट आप लिख सकते हैं, देखिए 2 आपका हो गया, समस्त पद के दोनों पद अप्रधान, समस्त पद विशेषण की भांति कार्य, और तीसरा पॉइंट लिखते हैं स्वतंत्र समास है। ये क्या है, स्वतंत्र समास है, मतलब ये किसी के अंडर में नहीं आती, जैसे 4 समास होती है। ठीक, अब एक कर्मधारय की बात करेंगे और द्विगु की बात करेंगे तो वो क्या स्वतंत्र समास नहीं, क्योंकि पदों में केवल अपन 3 ही लेते हैं। या चौथा आप डालना चाहे तो इस समास में क्या होता है, योग रूढ़ शब्द इसके उदाहरण हैं। जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं दोस्तों वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं, या आप उल्टा भी कह सकते हैं, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्द में आते हैं। क्लियर, ये आपके हो गए बहुब्रीहि समास कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कौन से समास के बारे में, कौन से समास, जो अगला टॉपिक था ये तो हो गया, दूसरा हमारा कर्मधारय समास। तो अब वहां पर आप ध्यान दीजिए कर्मधारय। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बहुब्रीहि समास में, जितनी भी चीजें थी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है अपने को, बहुत इजी विषय में अध्ययन करना है इसका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कौन सा इंग्लिश समास है, कर्मधारय।
अब नाम से लगता है कर्म को जो धारण करे वो कर्मधारय, परंतु आपको ऐसा नहीं करना। जब भी कर्मधारय समास के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कुछ बातों को ध्यान रखिएगा विशेषकर। पहला पॉइंट, इसका एक अन्य नाम क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसका एक नाम और, क्या नाम है दोस्तों? वो समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ये बात आपको ध्यान रखना। कर्मधारय समास का अन्य नाम क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि कर्मधारय समास का दूसरा नाम क्या, और किस नाम से जानते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष समास से। इसके बाद दोस्तों ये दो चीजें आपको याद रखनी, एक इस ओर लिख रहे हैं अपन और एक इस ओर लिख रहे हैं। एक आपको याद रखना है विशेषण और विशेष, याद रखना है विशेषण और विशेष याद रखना है, और दूसरा आपको याद रखना है उपमान और उपमेय। याद रखेंगे, एक तो याद रखेंगे आप विशेषण विशेष, और दूसरा आप याद रखेंगे उपमान और उपमेय। तो जब विशेषण विशेष की चर्चाएं करेंगे दोस्तों, तब यहाँ पर आपको दिमाग में बहुत सारी चीजें आपको बैठा के रखनी। विशेषण और एक यह विशेष, क्या लिखा हमने? दो शब्द उठाए दोस्तों, एक विशेषण उठाया, एक विशेष। तो विशेषण क्या होता है और विशेष से क्या होता है? जब विशेषण की बात करें दोस्तों तो इसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव, मतलब जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए। विशेषण मतलब विशेषता, ठीक। विशेष में क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। ये क्या होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम होते हैं। या आप सिंपल से लिखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए। यहां आप क्या कह सकते हो? क्या होते हैं? वो होते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? विशेष क्या होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा काली टोपी। क्या कहा? काली टोपी। तो टोपी कैसी है? काली। काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला। ठीक है, क्या आपने घोड़ा कैसा है? तो घोड़ा आपका संज्ञा हो गया। और कैसा है? कैसा का प्रश्न को आपको आंसर मिला करेगा, क्या मिलेगा? कैसा का जब भी कैसा, कैसी या इसका आंसर मिले तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा वो कौन सा होगा? वो हमेशा होता है विशेषण विशेष। विशेषण कैसा का आंसर या कैसी का आंसर वाला जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक, इसके बाद जब आप देखेंगे, इधर आते हैं उपमान और उपमेय में। किस पे आते हैं? उपमान और उपमेय में आते हैं। तो उपमान, उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप लाकर किसी की तुलना करना। ठीक, जो उपमा का मतलब होता है, यहाँ पर हम उसी चीज को देखते हैं। तो उपमान जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? श्रेष्ठ या प्रसिद्ध होता है। श्रेष्ठ या प्रसिद्ध, है ना। आप सरल शब्दों में कह रहे हैं जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। अब जिससे तुलना करना होगा दोस्तों हमें अपनी प्रेमिका का, तो क्या वहां पर वो वस्तु उपस्थित होगी? नहीं ना। सौंदर्यता का वो बखान यदि करना है, वैसे कह देते ना, मुख चंद्र सम सुंदर, मुख चंद्र सम सुंदर। तो क्या चंद्रमा आपके पास आ जाता है? हाथ में बैठे हैं नदी के पास, हाथ पकड़ के बोल देते हैं तुम्हारे हाथ तो इतने कोमल हैं जैसे गुलाब के फूल। तो क्या गुलाब का फूल वहां पर आ गया? नहीं ना, आया तो नहीं। तो ये क्या होता है? यह सदैव अप्रस्तुत होता है, मतलब वहां पर प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। ठीक, इसके बाद आते हैं उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। किसकी की जाए? जैसे आप अपनी प्रेयसी या प्रेमी या किसी के साथ बैठे हैं, तो जिसका हाथ पकड़ के आप बोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी उपमेय। क्या कहलाएगी? उपमेय। तो उपमेय में आप सिंपल से याद रखेंगे जिसकी तुलना की जाए।
तुलना की जाए। जब तुलना करें तो पास में बैठे हो तो इसे इसको कहते हैं दोस्तों प्रस्तुत। बाकी हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे जब उपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो ये आपके हो गए, ये चीजें ध्यान रखें। यदि दोनों शब्द, अब चूंकि हम जानते हैं दोस्तों कि समास में कितने पद होते हैं, 2 पद। समस्त पद में कितने पद होते हैं, यहां से आप देखेंगे तो 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। अब ये पूर्व और जो उत्तर पद है दोस्तों आपस में किस रूप से जुड़े हो, वीवी से जुड़े हो, विशेषण विशेष से, या यूयू से, उपमा उपमेय से। यूवी का संबंध होता है। यदि वीवी से जुड़े हैं तो क्या होंगे, तब वो कहलाएंगे कर्मधारय समास। और यूयू मतलब, यूयू का मतलब क्या हो गया, उपमान और उपमेय से। दोनों पद आपस में उपमान उपमेय से जुड़े हो तो कैसे हो, वो कैसे कहलाते हैं आपके, उपमान उपमेय से जुड़े होंगे तो भी कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे, और विशेषण और विशेष से जुड़े होंगे तब भी वो किसके उदाहरण होंगे, कर्मधारय समास के ही उदाहरण होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक, ये आपकी बेसिक पूरी चीजें होंगे कर्मधारय समास के बारे में। अब इन्हीं आधार पर हम परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषा आपकी क्या बन जाएगी, समास का वह भेद, क्या, समास का वह भेद जिसके समस्त पद के दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। याद रखेंगे, समस्त पद के ये जो 2 पद हैं, कौन कौन से हमने लिखे यहाँ पर, एक लिखा हमने पूर्व पद और दूसरा लिखा उत्तर पद। पूर्व और समस्त पद के पूर्व और उत्तर पदों के मध्य विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमेय का यदि संबंध हमें दृष्टिगोचर होता है तो वहां पर सदैव आपकी कौन से समास होगी, कर्मधारय समास होगी। तो यहाँ पर एक बात और आप ध्यान दे पाएंगे, यहाँ से एक विशेषता भी आप निकाल पा रहे होंगे। जैसे हमने कहा बहुब्रीहि समास में संपूर्ण पद जो होता है विशेषण का कार्य करता है। यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि इस समास में क्या होता है, एक ही पद, क्या होता है, एक ही पद विशेषण का कार्य करता है, पूरा पद विशेषण का कार्य नहीं करता है। तो यहाँ से आप एक विशेषता भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लिया कि एक पद, समस्त पद में के दोनों पदों में से कोई भी एक पद ही विशेषण का कार्य करता है। अब यह आवश्यक नहीं कि विशेषण पहले आ जाए या विशेषण बाद में आ जाए, ठीक, आगे पीछे कहीं पर भी आ सकता है, परंतु 90% चांस होती है, अधिकांशता आप कह सकते हैं विशेषण पहले ही आ जाते हैं। ठीक, उपमान भी पहले ही प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसकी एक यूनिवर्सल परिभाषा हम लिख लेते हैं। परिभाषा, परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी, समास का वह भेद जिसमें समस्त पद के दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है, ठीक। परिभाषा लिखने के बाद एक आप उदाहरण डाल देंगे। जैसे आपने उदाहरण में डाल दिया क्या, कमल नयन, क्या डाल दिया, कमल नयन। कभी आप अभी वर्तमान में जब बहुत सारे उद्घाटन होते हैं, आप न्यूज़पेपर का अध्ययन करते होते हैं तो उसमें लिखा रहता है कर कमलों के द्वारा, क्या लिखा रहता है, कर कमलों के द्वारा शिलान्यास किया गया या भूमि पूजन किया गया, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें सुनते होंगे। तो कर कमल मतलब, हाँ, कर मतलब होता है हाथ, हाथों के किसके बता दे, कमल के समान।
तो यहाँ पर देखिए हमने अभी आपसे कहा अधिकांशता में तो उपमान या विशेषण शब्द के पहले आ जाते हैं, परंतु कुछ में ऐसा हो जाता है कि पीछे भी आ जाते हैं, जैसे कर कमल। तो देखिए यहाँ पर उपमान कहाँ आ गया, पीछे आ गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आगे है या पीछे, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, हो गई परिभाषा। अब हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, उदाहरण पहचानने का आप समझ गए होंगे कि अब पहचाने कैसे शब्द में कि कर्मधारय समास है। उसको पहचानने के लिए आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, जो बेसिकली आपको कि जो शब्द है उसमें देखिए पूर्व पहला या बाद वाले शब्द को उठाकर आप करिए कि कैसा कैसी, ये दिला के आप देखिए। जैसे हमने कहा या किसके समान, कैसा कैसे किसके समान, ऐसा आप देख लीजिए। यदि आपको इनके आंसर प्राप्त हो जाते हैं शब्द से, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो शब्द दिया गया है वो किसका उदाहरण है, वो आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो जैसे मान लीजिए सिंपल से कुछ, लाट साहब, अधपका, अधपका, अधमरा, लाट साहब, छोटे भैया, क्या लिखा हमने, छोटे भैया। अब मान लीजिए ये कुछ शब्द अपन ने लिख लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं लाट साहब। साहब कैसे हैं, साहब लाट हैं, अर्थात लाट का मतलब होता है कोई काम धाम नहीं करने, आलसी प्रवृत्ति की। ठीक, फिर अध पका, पका कितना है, तो पका कितना, आधा पका है, मतलब तो ये उसकी क्या हुआ है, विशेषता। मरा कितना है, तो आधा मरा है। भैया कैसे हैं, छोटे हैं। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोनों पद आपस में कैसे जुड़े होंगे, आपस में विशेषण और विशेष के माध्यम से जुड़े। जैसे हमने लिखा वो कमल नयन, चंद्रमुख, क्या कहा, कमल नयन, चंद्रमुख। तो आप देखिए मुख कैसा है, मुख चंद्र किसके समान है, मुख चंद्र के समान है। नयन कैसे हैं, नयन कमल के समान है। क्या है, नयन कमल के समान है। तो यहाँ पर आप पाएंगे जब ऐसा संबंध आपको दिख जाए इस तरीके से, तो आप हमेशा याद रखिएगा उन शब्दों में कौन सी समास है, उन शब्दों में कर्मधारय समास है। कौन सी है, कर्मधारय समास के वो उदाहरण। ठीक, अब यहाँ पर ये उदाहरण भी हो गए। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो दो विशेषताएं तो आपको याद रह हो गई होंगी। पहले तो क्या हो गई कि समस्त पद का कोई एक पद, समस्त पद का कोई एक पद विशेषण ये का कार्य करता है या उपमान का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, पदों के मध्य, पदों के मध्य इस प्रकार का संबंध होता है, पदों के मध्य विशेषण विशेष से, आप लिख लीजिएगा विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है। और तीसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद। क्या है, तत्पुरुष समास का ही एक भेद। इस प्रकार आपकी कर्मधारय समास समाप्त होती है। अब आपसे जो प्रश्न एक और पूछा जा सकता है इन दोनों समास से संबंधित, तो आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कर्मधारय समास, कर्मधारय धारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, तो आपसे पूछ लिया गया इन दोनों समासों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों समास में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। तब यहाँ पर आप बिल्कुल डरे नहीं कि भाई हम क्या करें, समास तो पढ़े, अब अंतर कैसे करें। तो पहला ही अंतर लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, बहुब्रीहि समास में समस्त पद विशेषण का कार्य करता है, जबकि कर्मधारय समास में ऐसा नहीं है। समस्त या कर्मधारय समास में केवल एक पद ही विशेषण का कार्य करता है। ठीक, तो एक हो गया विशेषण वाला, एक में समस्त पद, पूरा पद ही विशेषण होता है, एक में केवल एक पद विशेषण का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, क्या, बहुब्रीहि समास जब आप देखेंगे तो बहुब्रीहि समास में पाएंगे कि दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं।
दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, जबकि कर्मधारय समास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और तीसरा प्रकार हो जाएगा बहुब्रीहि, एक स्वतंत्र समास है, जबकि कर्मधारय क्या, कर्मधारय तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। तो इस तरीके से जो हमने विशेषताएं लिखी हैं उनको आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अनुमति दीजिए, नमस्कार।